इस तरीके का सवाल है कि आप आम कैसे खाते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, टॉनिक लेते हैं का। अगर ये पत्रकारिता है तो भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसान, आत्महत्या पर सवाल कौन पूछेगा। अब ये सब को जो लोग पूछ रहा है कि आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और टॉनिक लेते हैं कि नहीं लेते हैं, काहे नहीं थकते हैं। अगर ये सब पत्रकारिता है तो चाटुकारिता किसको कहेंगे। अगर इनको हम पत्रकार कहेंगे तो भाई चाटुकार किसको कहेंगे। साथियों, ये मैंने विशाल गाजीपुरी जी का जो गाना था आया देश विक्रेता, उसका पूरा। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। उसका पूरा एनालिसिस किया है। अगर आप दूसरे चैनल पे देख रहे हैं विशाल गाजीपुरी जी, या फिर किसी अन्य चैनल पे देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार GS4 न्यूज अपने यूट्यूब चैनल में सर्च करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कि मेरा प्रधानमंत्री के बारे में मैंने अपना कोई दृष्टिकोण नहीं व्यक्त किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करता हूं, चाहे जैसे भी हैं तो आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, आजकल एक विवाद है, एक लोक गायक या यूं कहें कि एक ऐसे कलाकार जो कि समाज में अपने गीतों के द्वारा लगातार जागरूकता फैला रहे हैं और लोगों को जागरूक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये काम जो कि पत्रकारों का था, लेकिन अब क्या कहें, पत्रकार तो शायद कम ही बचे हैं, ज्यादा लोग तो पक्षकार बन चुके हैं। साथियों, विशाल गाजीपुरी का ही एक गाना है आया देश विक्रेता, जिसको लेकर काफी विवाद हो चुका है। खास करके जो मोदी प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री के जो सपोर्टर हैं, या यूं कहें कि जो उनके डिवोटी हैं, भक्त हैं, पूजक हैं, वो लोग जो है कि सपना जी और विशाल गाजीपुरी जी को लगातार जो है धमकियां दे रहे हैं और उनसे कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तुमने ये गाया तो किस आधार पर गाया, क्या प्रमाण है, एक एक चीज का प्रमाण मांग रहे हैं। तो साथियों, आज जो उनका गाना है आया देश विक्रेता, इसको मैंने जितने भी उनके जो बोल हैं, जो भी शब्द हैं, जो भी लाइंस हैं, उसको, उस गाने को मैंने 10 भाग में बांटा है और उस गाने का जो भी वाक्य है जिसको कि गाया गया है, उन सब के पीछे का तथ्य निकाल के लाया हूं और सबूत के साथ, प्रमाण के साथ मैं लाया हूं। आज उनका जो गाना है, उनका एक एक लाइन और उसके पीछे का तर्क, यानी उसके पीछे का जो सबूत है, जो प्रमाण है, वो आपको मैं बताने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर करना चाहूंगा कि मेरी प्रधानमंत्री के साथ कोई भी जो है कि किसी तरीके का मतभेद हो सकता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री के प्रति कोई बुरी सोच नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो स्वीकारना ही पड़ेगा दोस्त। आखिर सच्चाई को कब तक छिपाया जा सकता है और सच्चाई से हम लोग कब तक मुंह मोड़ेंगे, क्योंकि सवाल देश का है। और एक बात जान लीजिए, प्रधानमंत्री लोग बनते हैं और उसके बाद फिर बदल जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन देश वही रहता है। तो हम सभी को चाहिए कि देश के प्रति समर्पित हों, देश के लिए निष्ठा रखें, ना कि सरकार के लिए, क्योंकि सरकार बदलती है, देश वही रहता है। तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं विशाल गाजीपुरी जी का जो गाना है आया देश विक्रेता, उसका एक एक लाइन और उसके पीछे का जो प्रमाण है वो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन जो है वो ये है, जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और लगातार इस पर आक्रमण हो रहा था। तब सबसे पहले जब चंद्रगुप्त का उदय हुआ तो चंद्रगुप्त ने ही अखंड भारत का स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो
साम्राज्य था वह अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ भारत के उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत भूभाग जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। कालांतर में मौर्य वंश का पतन होता है और फिर से भारत धीरे धीरे खंडित होने लगता है और भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। और ये जो मैंने आपको अभी बात बताया ये मैंने लिया है विकिपीडिया से, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। उसके बाद साथियों मैं दूसरे लाइन पे आता हूं। उनका दूसरा लाइन है विशाल गाजीपुरी जी का जो गाना है आया देश विक्रेता, उसका दूसरा लाइन है फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। साथियों अभी मैंने आपको बताया कि अखंड भारत का सबसे पहले जो स्थापना हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और उसके बाद भारत कई सारे खंडों में बढ़ता गया। आधुनिक भारत में कई सारे खंड में भारत बटा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। मौर्य वंश के बिखरने के बाद लगातार भारत जो है कि टुकड़ों में बढ़ता गया। उसके बाद भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ और अंग्रेजों के आने के बाद जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से तो उस समय भारत में 562 रियासतें थी जिनका की एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके कारण पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से उनको सम्मानित करता है और आदर पूर्वक याद करता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकीकृत किया, लेकिन उस एकीकरण को, उस अखंड भारत को जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिसका सपना देखा, पुनः दोबारा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसको लंबे समय तक एकीकृत रखने का बहुत बड़ा चुनौती था। तो उस भारत को लंबे समय तक एकीकृत करने के लिए, एकीकृत बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया और भारत की एकता और अखंडता को बुलंद किया। तो इसमें क्या गलत है? हम अगली लाइन पे आते हैं जो कि तीसरा लाइन है, जो कि इस प्रकार से है। विशाल गाजीपुरी जी का जो गाना है आया देश विक्रेता, उसका तीसरा लाइन यह है कि देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। साथियों ये लाइन है विशाल गाजीपुरी जी के गाने का। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं प्रधानमंत्री को ठग नहीं कहता, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिर ठग हम किसको कह सकते हैं? मेरे हिसाब से ठग हम उस आदमी को कहते हैं जो लोगों से झूठ बोलता है, झूठे वादे करता है और लोगों को मूर्ख बना के झूठ बोल के कुछ काम करवा लेता है या कोई चीज ले लेता है और अपना काम निकल जाने के बाद फिर वह अपने वादे से मुकर जाता है, अपनी बात से हट जाता है। यहाँ पर मैं आपको पीएम जो है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके बातों को मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैं पुनः कहता हूं मैं प्रधानमंत्री को ठग नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके कुछ वादे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उनका जो सबसे बड़ा वादा था वो यह था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे। उसके बाद उनका दूसरा वादा था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसके बाद उनका एक और वादा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे और महंगाई को कम करेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि रुपया को हम डॉलर से मजबूत करेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कई सारे वादे किए थे जो कि आप न्यूज चैनलों पर, पेपर, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या अलग अलग तरीके से आप लोग देखते होंगे। लेकिन फिलहाल मैं इसी वादों पर बात करना चाहूंगा, उनकी इन्हीं बातों पर बात करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके खाते में 15 लाख आए या कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए? और ये बताइए कि महंगाई कम हुई क्या? पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए क्या? और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि रुपया जो है डॉलर से मजबूत हुआ क्या? खैर, अब मैं फिर आपको एक बात कहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री जी को ठग नहीं कह रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति को जो झूठ बोलता है, उल जुलूल वादे करता है और फिर अपने वादों से मुकर जाता है, उस झूठे व्यक्ति को आखिर ठग ना कहें तो क्या कहें? कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हैं। चलते हैं विशाल गाजीपुरी जी के गाने के चौथे लाइन पे।
उनका चौथा लाइन है, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार अब यह स्वीकार किया है कि वो बचपन में चाय बेचा करते थे, वडनगर स्टेशन हुआ करता था, वहां पे वो चाय बेचा करते थे। खैर वो उनका निजी मामला है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन बात यह है कि देश विक्रेता किसको कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमारे सामने एक गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता है, मैं ये कह दूं कि मैं ये गुलदस्ता को नहीं बेचूंगा, लेकिन उस गुलदस्ता का एक एक फूल, एक एक पत्ता को मैं बेच दूंगा, तो आप बताइए कि मैंने गुलदस्ते को बेचा है या नहीं बेचा है। खैर आते हैं मुद्दे पर। किस सरकारी क्षेत्र या उपक्रम या संपत्ति को बेचना है और कितना बेचना है, कितना भाग बेचना है, कितना शेयर बेचना है, इसके लिए सरकार ने वित्त मंत्रालय के अधीन बाकायदा एक विभाग बनाया है, जिस विभाग का पूरा नाम है, आप नाम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग। एक बार फिर से सुनिए, हिंदी में उसे बोलते हैं उस विभाग को निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। संक्षिप्त रूप से इसे दीपम कहते हैं। दीपम सुनने के बाद कितना अच्छा नाम लग रहा है ना, लेकिन वास्तविकता क्या है, यह जो है कि एक विभाग है वित्त मंत्रालय के अधीन, जो यह निर्धारित करता है कि सरकारी क्षेत्र के किस उपक्रम को किससे बेचना है, कितने में बेचना है, किन शर्तों पर बेचना है और इसका कितना भाग बेचना है, या यूं कहें कि लीज पर देना है, कितने समय के लिए लीज पर देना है। ये इस दीपम का काम है। और यह जो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरकार कौन कौन सी कंपनी बेच रही है और कितना बेच रही है, इसकी जानकारी जो है कि आप वित्त मंत्रालय के आधिकारिक सूचना तंत्र से ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ चीजों की मैं यहाँ पे बात आपको करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो कि सरकार ने किसको कितने में बेचा है और कितने समय के लिए बेच रही है और आगे भी क्या बेचेगी, वो आप अलग अलग स्रोतों से पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। लाल किला जो कि एक तरह से कहें तो भारत के लिए गौरव का मामला है, गौरव होता है लाल किला पर पूरे भारतीय को। तो लाल किला जो है उसे डालमिया ग्रुप को 5 वर्षों के लिए दे दिया गया है, और डालमिया ग्रुप 5 वर्षों में लाल किले पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और यह जो मैंने अभी आपको बात बताई, यह मैंने एबीवीपी न्यूज के 28 अप्रैल 2018 के रिपोर्ट से लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एयरपोर्ट में आते हैं। तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी, एक बार फिर से सुनिएगा, मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अडानी ग्रुप को बेच दिया गया है। जी हाँ साथियों, इसका 74% हिस्सा अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। पिछले साल भारत सरकार ने 12 एयरपोर्ट को लीज पर देने का ऐलान किया था, जिनमें से 6 एयरपोर्ट जिनके की नाम इस प्रकार हैं, आप थोड़ा नाम ध्यान से सुनिएगा साथियों, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु और गुवाहाटी अडानी ग्रुप को ऑलरेडी दे दिया गया है। यानी ये सभी जो एयरपोर्ट्स हैं वो अडानी ग्रुप के नियंत्रण में कार्य कर रही हैं। अब जो है कि निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी एयरपोर्ट कंपनी बन गई है अडानी ग्रुप, और यह जो मैंने अभी आपको बताया, यह एबीवीपी न्यूज से 1 सितंबर 2020 की रिपोर्ट से मैंने इसको लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई 2020 को न्यूज तक के रिपोर्ट के अनुसार 109 रूटों पर 151 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, और नेशनल दस्तक के अनुसार, नेशनल दस्तक के 10 जुलाई 2017 की रिपोर्ट के अनुसार जिन स्टेशनों को सरकार बेचने वाली है या बेच चुकी है या लीज पर दी है, उनके नाम इस प्रकार से हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, मुंबई सेंट्रल, बोरावली, पुणे, विशाखापट्टनम, इलाहाबाद, कानपुर सेंट्रल, कामाख्या, फरीदाबाद, जम्मू तवी, उदयपुर सिटी, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, रांची, कोझिकोड, यशवंतपुर, बेंगलोर कैंट, भोपाल और इंदौर, ये सारे रेलवे स्टेशनों को बेचने की बात कही गई है। और ये जो मैंने
सूचना प्राप्त किया है। ये नेशनल दस्तक के 10 जुलाई 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अब बढ़ते हैं विशाल गाजीपुरी जी के आया देश विक्रेता के 5वें लाइन की ओर। 5वां लाइन को मैंने इस प्रकार से अलग किया है, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। और लोग का ये मानना है कि ये कमेंट मोदी जी के लिए है। साथियों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी संगठन का चेहरा उस संगठन का प्रमुख होता है, और सरकार भी जो है एक प्रकार का सांगठनिक निकाय है जिसका चेहरा प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर कुछ भी होता है तो व्यक्ति प्रधानमंत्री को ही देखता है उस घटना के लिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं एक बार पुनः कि मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। मैं उन्हें देश विक्रेता तो नहीं कहता, लेकिन कुछ सवाल है जो कि पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो देश की संपत्ति को धड़ाधड़ निजी हाथों में सौंप रहे हैं, उसे अगर देश विक्रेता ना कहें तो क्या कहें? आप ये बताएं कि आपका एक घर है, जो एक घर है, अगर उस घर का कोई व्यक्ति घर के सामान को लगातार बेचते जाए, जमीन बेच दे, बर्तन बेच दे, एक रूम बेच दे या भाड़े पे दे दे या कुछ इस तरीके से करे, तो आप उसे घर विक्रेता कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो उसी प्रकार से अगर कोई देश की संपत्ति को अगर लगातार अगर निजी हाथों में दे रहा है तो उसे देश विक्रेता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बताइएगा। मैं उन्हें देश विक्रेता नहीं कह रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। विशाल गाजीपुरी जी का जो अगला लाइन है वो यह है, काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष ही साफ किया। अगला लाइन आप ध्यान से सुन लीजिए, काला धन लाऊंगा कह के भारत का कोष ही साफ किया। साथियों, दी लल्लन टॉप की 27 अगस्त 2019 की खबर के मुताबिक सरकार ने आरबीआई से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1,76,000 करोड़ रुपया लिया है, और ये जो 1,76,000 करोड़ रुपए थे वो आरबीआई आपात स्थिति के लिए रखता था। आपात स्थिति मतलब देश में कोई संकट खड़ा हो जाए, पैसे की अभाव हो जाए, मतलब बहुत बड़ा संकट हो जाए, जब कोई विकल्प नहीं रह जाए तो आरबीआई जो पैसा रखता था वो देश के लिए देश हित में इस्तेमाल करना था। आरबीआई जो है कि ये पैसा सरकार को देना नहीं चाहती थी, लेकिन सरकार ने अपने शक्तियों का प्रयोग किया, जैसे तैसे करके अंततः आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपया ले ही लिया। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दी लल्लन टॉप के ही 21 जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी जी भारत देश के पहले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने विश्व बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। मैं आपको फिर से बता दूं, दी लल्लन टॉप के 21 जनवरी 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लिए हैं। जी हां साथियों, देश का कर्ज 49% बढ़ गया है। देश का कर्ज 49% बढ़ गया है। और यही नहीं साथियों, मोदी सरकार ने आम जनता से भी अर्थात हमसे आपसे भी बॉन्ड के जरिए 68 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए। हमसे और आपसे भी मोदी सरकार ने बॉन्ड के जरिए 68 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह जो मैं अभी सूचना दिया, यह मैंने आपको दी लल्लन टॉप न्यूज के स्रोत से दिया। उसके बाद विशाल जी का जो अगला लाइन है वो इस प्रकार से है, श्रमिकों को भूखे मार रहा, धनिकों का कर्ज भी माफ किया। ध्यान से सुनिएगा, श्रमिकों को भूखे मार रहा और धनिकों का कर्ज भी माफ किया। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि श्रमिक किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से श्रमिक मजदूर को कहते हैं, किसान को कहते हैं, या जो लोग भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या संगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन्हें हम श्रमिक बोलते हैं। खास तौर से आम बोलचाल भाषा में अगर कहें तो श्रमिक वैसे लोग को कहते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, छोटे पदों पे जो काम करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे देश में किसान, कई मजदूर आर्थिक तंगी से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। आप कई बार न्यूज़पेपर में या फिर जो है कि आप टीवी में भी आपने कई बार देखा होगा, समाचार में भी देखा होगा, आपने हर तरीके से देखा होगा कई अलग अलग माध्यमों से। लेकिन मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी बार ऐसा देखा कि किसी बड़े उद्यमी ने, किसी व्यापारी ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली? ऐसा आपने शायद नहीं देखा होगा। खैर, अचानक हुए लॉकडाउन के कारण न जाने कितने गरीब लोग मर गए।
आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है कि रास्ते में चलते चलते ट्रेन से मर गए, कुछ जो है कि एक्सीडेंट होके जो है कि थक के सो गए और उन पे जो है कि गाड़ियां चढ़ गई और वो मर गए। तो इस तरीके से कई लोग जो है कि ऐसे ही मर गए, भूखे मर गए लॉकडाउन के दौरान, और उससे पहले भी किसान आत्महत्या कर रहे थे। अगर भूख की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि विश्व भूख सूचकांक में भारत का स्थान 94वां स्थान है। सोच लीजिए, विश्व भूख सूचकांक में भारत का स्थान 94वां स्थान है, जबकि हमारे पड़ोसी देश जो हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भी, जो पड़ोसी देश हैं भारत के, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, वो भी हमसे बेहतर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जबकि न्यूज 24 के 18 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार में 50 बड़े कर्जदारों के 68,000 करोड़ रुपया माफ किया गया है। आप सोचिए कि एक और हमारा किसान जो है कि लोन से, कर्ज से परेशान होकर के आत्महत्या कर रहा है, और वहीं जो है कि इस देश में 50 बड़े कर्जदारों का 68,000 करोड़ रुपए जो है कि माफ कर दिया जाता है। यह खबर जो है कि मैं आपको न्यूज 24 के 28 अप्रैल 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं। और ये जो 68,000 करोड़ रुपए माफ हुए हैं, उसमें हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी, जो कि हीरा के व्यापारी हैं, मेहुल चौकसी जी, जिनकी कंपनी का नाम है गीतांजलि, अधिक जानकारी के लिए आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। तो इनका जो मेहुल चौकसी का गीतांजलि कंपनी है, उनका 5,492 करोड़ रुपया माफ किया गया है। 5,492 करोड़ रुपया। और इस न्यूज का जो स्रोत है, ये न्यूज मैंने प्राप्त किया है न्यूज 24 के 28 अप्रैल 2020 के रिपोर्ट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विशाल गाजीपुरी का जो गाना है, उसका मैंने 8वां लाइन यह छाटा है, लाखों का सूट पहनकर खुद को फकीर है कहता। साथियों, आपने कई बार देखा होगा प्रधानमंत्री कई बार अपने आप को गरीब कहते हैं, फकीर भी कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। आपने देखा होगा। खैर, अगर नहीं देखे हैं तो आप सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर, गूगल पे सर्च करिएगा, प्रधानमंत्री का ये बयान आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक न्यूज एजेंसी है एनएमएफ न्यूज की 20 अगस्त 2016 की रिपोर्ट के अनुसार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला कोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि एनएमएफ न्यूज की 20 अगस्त 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे महंगा बिकने वाला कोट हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। दी लल्लन टॉप की 14 जून 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी बुल्गारी ब्रांड का जो है कि बुल्गारी ब्रांड का चश्मा पहनते हैं, जो कि इटली की कंपनी है। साथियों, आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं, स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर भारत, लोकल वोकल फॉर लोकल, इस तरीके के नारा देते हैं। और प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री जी जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो आप देख लीजिए। जो स्वदेशी का नारा देते हैं, उनके विदेशी शौक थोड़ा देख लीजिए आप। दी लल्लन टॉप की 14 जून 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी बुल्गारी ब्रांड का चश्मा पहनते हैं, जो कि बुल्गारी जो कंपनी है वह इटली की है, और इनकी जो कीमत होती है चश्मे की, वो 30,000 से 40,000 के बीच चश्मा का कीमत होता है। चश्मा का कीमत 30,000 से 40,000 के बीच की होती है, और कंपनी है बुल्गारी, और वो भी इटली की है। वही इटली जहां से मैम है, आप समझ ही रहे होंगे कौन से मैम है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मोदी जी जो हैं मोआडो ब्रांड की घड़ी पहनते हैं। घड़ी हम लोग पहनते हैं ना, आम आदमी जो घड़ी पहनता है 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया का पहनता है। आदमी का जो है कि 500 रुपया का भी घड़ी खरीदने में हालत खराब हो रहा है इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। तो मोदी जी जो है कि मोआडो ब्रांड की घड़ी पहनते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, और घड़ी की जो कीमत होती है, मोआडो घड़ी की कीमत
वह 39,000 रुपया से शुरू होती है और 1,90,000 रुपया तक जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी जी का घड़ी का जो कीमत होगा कितना भी कम होगा, तो 39,000 रुपया तो होगा ही होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। मोदी जी जो कलम इस्तेमाल करते हैं, अच्छा हम लोग जो कलम इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी कोई कलम इस्तेमाल करेगा तो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया का इस्तेमाल करेगा। छात्र अगर इस्तेमाल करता है तो 5 या 10 या 20 रुपया वाला बहुत हुआ तो राइटोमीटर पेन। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है, उनका जो कलम है उनके बारे में आप जान लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मोबला एक ब्रांड है, मोबला ब्रांड की कंपनी का इस्तेमाल करते हैं और यह जो मोबला कंपनी है वह जर्मनी की कंपनी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कलम का कीमत है, पेन का जो कीमत है वह 1,30,000 रुपया है। जी हाँ साथियों, मोदी जी का जो कलम का कीमत है वह 1,30,000 रुपया है। यह जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा था, सूचना बता रहा था, यह दी लल्लन टॉप की रिपोर्ट थी, जो कि मैं तारीख बता दूं आपको, 14 जून 2017 की रिपोर्ट थी, दी लल्लन टॉप की। अब आगे आते हैं, जो विशाल गाजीपुरी जी का जो अगला गाने का जो लाइन है वो मैं आपको बता दूं। नवा लाइन जो कि उनको मैंने खंड किया है वो इस प्रकार से है। मीडिया तो उसके जूते का कैसा है स्वाद बताती है, जब जब चुनाव आता है उसको मां की याद आती है। साथियों, जूते चाटना या जूते का स्वाद बताने का मतलब क्या है यहाँ पर? मेरे ख्याल से जूते चाटना चाटुकार को कहते हैं। ऐसा लोग जो किसी व्यक्ति का जो है कि अकुशल कार्यों पर, जो कि उसने किया ही नहीं है, बिना कारण के ही जो है कि उसको पूरा तारीफ करना, तो ऐसे लोगों को जो है कि चाटुकार कहते हैं या जूता चाटने वाला कहते हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपने किसी भी पत्रकार या मीडिया कर्मी को माननीय यश अगर देखा हो तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जरूर कमेंट कर दीजिएगा। खैर, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लेने के लिए अक्षय कुमार जी को बुलाया जाता है। वही अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार जिनको कहते हैं, वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू में सवाल रोजगार का नहीं पूछते हैं, महंगाई का भी नहीं पूछते हैं, शिक्षा का भी नहीं पूछते हैं, नौकरी का भी नहीं पूछते हैं, भूखमरी का भी नहीं पूछते हैं और किसान के कर्ज का भी नहीं पूछते हैं। सवाल क्या पूछते हैं? सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप आम खाते हैं क्या, और आम अगर खाते हैं तो कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, ऐसा सवाल पूछते हैं। खैर, एक अन्य पत्रकार, न्यूज नेशन के पत्रकार, सोचिए कि कितना बड़ा ये न्यूज हाउस है, न्यूज नेशन के एक पत्रकार प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं, ये प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये भाई पत्रकारिता उनका। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। एबीवीपी न्यूज, आप तो सुने ही होंगे एबीवीपी न्यूज का नाम, नहीं सुने हो तो टीवी खोल के थोड़ा देख लीजिएगा क्या पत्रकारिता होती है, क्या दिखाते हैं वो लोग। एबीवीपी न्यूज के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो कि बहुत चर्चित हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, नाम उनका है रूबिका लियाकत जी, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेती हैं और सवाल क्या पूछती हैं, प्रधानमंत्री जी आप थकते काहे नहीं हैं, कोई टॉनिक उनिक लेते हैं क्या? अरे भैया, थकेगा वही ना जो काम करेगा, अब हम कामें नहीं करेंगे तो थकेंगे कहाँ से? सवाल ही है ना। तो इस तरीके का सवाल है कि आप आम कैसे खाते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, टॉनिक लेते हैं का? अगर ये पत्रकारिता है तो भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या पर सवाल कौन पूछेगा? अब ये सब को जो लोग पूछ रहा है कि आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और टॉनिक लेते हैं कि नहीं लेते हैं, काहे नहीं थकते हैं, अगर ये सब पत्रकारिता है तो चाटुकारिता किसको कहेंगे? अगर इनको हम पत्रकार कहेंगे तो भाई चाटुकार किसको कहेंगे? और ये बताइए कि प्रधानमंत्री से ये लोग ऐसा सवाल पूछेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और किसान आत्महत्या पर कौन सवाल पूछेगा? आखिर प्रधानमंत्री जी से कौन सवाल पूछेगा? खैर, मैं आप पर ये छोड़ता हूं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूं। मैं आपको आगे बढ़ता हूं। गाने का अंतिम जो लाइन है वो इस प्रकार से है, किसी का संग दिल पति तो किसी का मतलबी बेटा,
यहाँ पर संगदिल का क्या मतलब है नहीं पता है सर, हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा कि संगदिल का क्या मतलब है। संगदिल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें दया नहीं हो, बेदर्दी, निदर्दी, कठोर, ऐसा व्यक्ति जो अपने दायित्वों को नहीं समझता है। तो यहां पर विशाल जी ने कहा है किसी का संगदिल पति है। संगदिल मतलब ऐसा पति जो बेदर्दी है, अपनी पत्नी का दर्द नहीं समझता है, ऐसा पति। जी न्यूज का रिपोर्ट है 10 अप्रैल 2014 का। तो जी न्यूज जो कि प्रधानमंत्री के सपोर्टर्स बहुत पसंद करते हैं, तो वही जी न्यूज के 10 अप्रैल 2014 का रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी ने जो है कि 45 वर्ष तक अपनी पत्नी की बात या अपनी शादी की खबर को छिपाते रहे और 45 साल तक कभी भी अपनी पत्नी का नाम उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया और अपनी पत्नी को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, तलाक भी नहीं दिया और साथे भी नहीं रखे। और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब प्रधानमंत्री जी जो हैं कि चुनाव आयोग जब सख्ती से कहा कि जितने भी उम्मीदवार हैं सभी को अपने नॉमिनेशन फॉर्म के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है, नहीं तो नामांकन रद्द किया जा सकता है। जब यहाँ चुनाव आयोग कह दिया कि अगर सब कॉलम नहीं भराएगा बबुआ तो हो जाएगा नामांकन रद्द, तब जो है कि माननीय हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार अपने एफिडेविट में अपनी पत्नी का नाम लिखते हैं और सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। तो आप सोचिए कि उस महिला पर क्या बीतता होगा, कितना दर्द वो झेली होगी, जिसको ना तो तलाक दिया गया और ना ही उसको पत्नी का दर्जा मिला। आप सोच के देखिए कि आपकी कोई बेटी है और आपका कोई दामाद जो है कि उसको ना तो तलाक दे और ना तो जो है कि उसको अपना पत्नी का दर्जा दे। आप अपनी बेटी से जो शादीशुदा होंगी उससे पूछ के देखिएगा उनको क्या महसूस होगा। खैर, अगर हमारी बातों से आपको तकलीफ लगा हो तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे, क्योंकि बात बहुत कड़वा है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि किसी का मतलबी बेटा, तो भाई मतलबी बेटा का मतलब क्या है? देखिए, माँ का आदर जो है, माँ का मान सम्मान हमारे समाज में बहुत है और हम सभी की माँ है, हम लोग सभी अपने माँ की बहुत आदर करते हैं। लेकिन बात यह है, हम लोग माँ के पास रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, कुछ लोग विदेश में काम करते हैं तो माँ के पास नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी कोई आदमी माँ के पास आता है तो माँ को पैर छूता है, पैर दबाता है, सेवा करता है, लेकिन उसका ब्रांडिंग नहीं करता है, फोटो नहीं खिंचवाता है, उसका जो है कि पूरा देश में उसको वायरल नहीं करता है। आप देखिए कि इनसे पहले भी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री हमारे कई सारे प्रधानमंत्री हुए, आप किसी भी प्रधानमंत्री का माँ का फोटो आप देखें उस हिसाब से ब्रांडिंग करते हुए, जिस हिसाब से ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज के समय में कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनसे जो पहले प्रधानमंत्री बने, क्या उन लोगों की माएँ नहीं थी क्या? या देश में कई सारे और भी नेता हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी कोई छोटा आदमी नहीं है, क्या उन लोगों ने इस तरीके से ब्रांडिंग की? मतलबी कहने का मतलब क्या है? मतलबी कहने का मतलब ये है कि अपना मतलब हुआ तब गए और बाकी फिर भुला गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री जी अपनी माता का सेवा एक आदर्श बेटा के रूप में करते हैं? अब प्रधानमंत्री जी को हम मतलबी मत नहीं कर रहे हैं, हमको मत कहिए कुछ, ठीक है? आप अपना विचार बनाइए कि क्या प्रधानमंत्री जी अपना माँ का एक आदर्श बेटा के रूप में सेवा करते हैं? नहीं करते हैं कि करते हैं? खैर, हम लोग तो फोटोबाजी नहीं करते हैं, माँ की सेवा हम लोग करते हैं, दवाई लाने जाते हैं, हम लोग कभी भी अपने माँ को बैंक में लाइन में खड़ा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि जब खड़ा होने की बारी होगा तो उनके बदले हम खड़ा होंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम हमारे रहते हुए हमारी माँ खड़ा रहेगी तो भाई हम काहे के लिए हैं, जब माँ को खड़ा होना पड़ेगा। तो साथियों, ये मैंने विशाल गाजीपुरी जी का जो गाना था आया देश विक्रेता, उसका पूरा एनालिसिस किया है। अगर आप दूसरे चैनल पे देख रहे हैं विशाल गाजीपुरी जी या फिर किसी अन्य चैनल पे देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार GS4 न्यूज़ अपने यूट्यूब चैनल में सर्च करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा प्रधानमंत्री के बारे में मैंने अपना कोई दृष्टिकोण नहीं व्यक्त किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करता हूं, चाहे जैसे भी हैं तो आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो अगले वीडियो जब बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी कौन कौन अच्छा काम किए हैं। तब तक के लिए नमस्कार। उस देश के कुर्सी पे
देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता।